जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज की टैगलाइन देखकर कृपा करके चौंकिएगा नहीं। जो मैं कह रहा हूं, मेरी वीडियो को पूरा सुनिएगा और मैं ये सिद्ध करूंगा एक अध्यापक के रूप में कि जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल सच कह रहा हूं। लेकिन पूरी वीडियो को आपको सुनना पड़ेगा, कृपा करके पूरी सुनिएगा। देखिए, जब हमारे देश में 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए तो लोगों ने यह आरोप लगाया कि वो निष्पक्ष नहीं है। वो जो भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस कार्यकर्ता हैं उनके लिए ही केवल काम करते हैं और मुसलमानों के प्रति जिस प्रकार से उन्होंने घृणा फैलाई थी और एक झूठी भ्रांति फैलाने का प्रयास पूरे देश के अंदर किया था। जैसे आप जानते हैं, हिटलर ने जर्मनी में किया था। भाई, जर्मनी में जो मेजॉरिटी थी वो वहां के अपने जो निवासी थे उनकी थी और माइनॉरिटी जो थी वो यहूदियों की थी। इसी प्रकार से श्रीलंका के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहां जो मेजॉरिटी थी वो सिंगलीज की थी और माइनॉरिटी में हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियंस थे। इसी प्रकार से बांग्लादेश के अंदर भी मेजॉरिटी मुसलमानों की थी, माइनॉरिटी हिंदुओं की थी। हर देश के अंदर ऐसा होता है। हर देश के अंदर, जैसे हमारे भारतवर्ष को छोड़कर, नेपाल को छोड़कर पूरे विश्व में कहीं भी हिंदू मेजॉरिटी में नहीं है। कुछ देश ऐसे हैं, मॉरिशस या सूरीनाम जैसे लोग, जहां पे बहुत पहले 4-5 पुश्तों पहले लोगों को मजदूरों की तरह ले गए और वहां पे जाकर इनकी अपनी मेजॉरिटी बन गई, लोकल पॉपुलेशन कम हो गई, इनकी संख्या ज्यादा हो गई। लेकिन ज्यादातर देशों में हिंदुओं की संख्या दूसरे मेजॉरिटी कम्युनिटी से कम है। अच्छा, कोएग्जिस्टेंस का मूल सिद्धांत क्या है? कोएग्जिस्टेंस का मूल सिद्धांत है जो हमारे सनातन धर्म में हजारों साल पहले समझ लिया था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे का मतलब सब, आइसोलेशन नहीं। लेकिन जो मोदी जी ने जो फॉर्मूला अपनाया वही फॉर्मूला था जो हिटलर ने अपनाया था, जो श्रीलंका में अपनाया गया था, जो पाकिस्तान ने अपनाया था और जो बांग्लादेश ने अपनाया था। मेजॉरिटी को ये बताना और मेजॉरिटी से ये कहना कि माइनॉरिटी तुम्हारे लिए खतरा है और तुम्हारा विकास इसलिए नहीं हो रहा है कि माइनॉरिटी तुम्हारे हितों का शोषण कर रही। और मुझे अगर तुम टाइम दो तो देखना मैं कैसे तुम्हारी स्थिति को बदल दूंगा और ये माइनॉरिटीज को मैं ठीक कर दूंगा। अच्छा, यही ठीक करने के चक्कर में जर्मनी में भी हिटलर ने कहा था, अच्छा बोलता बहुत अच्छा था, धारा प्रवाह बोलता था, भाषण उसके बड़े अच्छे होते थे। तो लोगों को लगा कि 6 महीने 1 साल के अंदर जो हिटलर है ये हम लोगों का फायदा कर देगा और ये माइनॉरिटी से वहां पे मारकाट हुई, यहूदियों को मारा गया, भाग के चले गए, इजराइल चले गए, फिर वहां जाके उन्होंने खैर अलग तूफान मचा दिया। आसपास के इलाके जो थे पैलेस्टीन और इधर उधर गाजा पट्टी में, उनके लिए आफत क्रिएट कर दी, जबकि वो एक प्रकार से वहां पे शरणार्थी थे। लेकिन यही हर देश के अंदर हुआ। श्रीलंका के अंदर भी जो वहां के राष्ट्रपति बने, उन्होंने आर्मी के व्यक्ति थे, सेना में थे, और जिस प्रकार से उन्होंने तमिलियन हिंदूज को नष्ट किया तो उन्होंने एक अपनी इमेज क्रिएट की कि देखिए मैं सिंगलीज का रक्षा मैं ही केवल कर सकता हूं, देश का विकास मैं ही कर सकता हूं। और उन्होंने तमिल जो प्रभाकरन थे उनका भी और उनकी सारे सेना का नाश कर दिया। हमारी बात है, मेजोरिटी कम्युनिटी को यह बड़ा अच्छा लगा कि भाई चलिए इसने जो है एक रेबेलियन ग्रुप को खत्म कर दिया और ये हमारे हितों की रक्षा करेंगे। लेकिन अब वो रहे तो आर्मी ऑफिसर और उसके बाद वो राष्ट्रपति बन गए और जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने इधर उधर के निर्णय लेने शुरू कर दिए। पहले उन्होंने कहा कि हमारे देश के अंदर केवल जैविक खेती होगी और इसमें फर्टिलाइजर और इंपोर्टेड फर्टिलाइजर यूज नहीं होगा, केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं होगा। अब मानी बात है कि देखिए, जहां पे जिस धरती में, जिस जमीन में कई पुश्तों से, कई सालों से केमिकल फर्टिलाइजर यूज हो रहे हैं, वहां पे अगर आप जैविक खेती करेंगे तो उससे प्रोडक्शन अचानक बहुत तेजी से गिरेगा।
टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपने न किया होता, जहां पे जैविक खेती होती है वहां पे तो उतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और उसकी जो गुणस्तर है वो भी अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, लेकिन उससे प्रोडक्टिविटी गिरती। अच्छा, उसके अलावा फिर कोविड आ गया। अब जब कोविड आ गया तो लोगों के जो वहां पे सारी उनकी अर्थ नीति थी वो बेसिकली टूरिज्म पे डिपेंडेंट थी। वहां पे टूरिज्म बहुत ज्यादा है, जैसे स्विट्जरलैंड में बहुत ज्यादा है, उसी प्रकार से श्रीलंका के अंदर है। अब टूरिज्म डाउन हो गया और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई, तो वो एक माया जाल में फंस गए, एक फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस गए। अच्छा, जनता ने देखा कि यार ये राष्ट्रपति को तो इसलिए सोचा था ये सिंगलीज का फायदा करेगा, इसने तो पूरे देश का नुकसान कर दिया। और अगर निर्णय न लिया होता जैविक खेती वाला, और अगर सबसे मिलजुल कर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के हिसाब से सभी के साथ मिलजुल के काम किया होता तो शायद देश का फायदा होता। पाकिस्तान के बारे में भी आप देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ और एक दिन के अंतर में हम दोनों देश आजाद हुए, आज उसकी स्थिति क्या है, हमारी स्थिति क्या है। सब कुछ होने के बावजूद 11 साल में सारे इधर उधर के निर्णय लेने के बावजूद, जीएसटी लागू करने के बावजूद, छोटे व्यापारियों को बर्बाद करने के बावजूद, कोविड में लॉकडाउन करने के बावजूद, नोटबंदी करने के बावजूद, 2000 का नोट चला के उसको बंद करने के बावजूद, अभी भी देश की स्थिति, क्योंकि हमारी नींव बड़ी पक्की है और सेकुलरिज्म और सर्वधर्म संभाव की हमारी नीति जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिसकी नींव रखी थी वो आज तक ठीक ठाक चल रही है, इसलिए देश अभी ठीक ठाक चल रहा है। बल्कि एक पाकिस्तान के एक बौद्धिक व्यक्ति ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम लोग एक दिन में भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए, लेकिन कहां देखो भारतवर्ष पहुंच गया और कहां धरातल पे पाकिस्तान चला गया। और उन्होंने कहा कि इसका एक कारण है केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने धर्म के दलदल में देश को नहीं धंसने दिया और पाकिस्तान धंसा और खत्म हो गया। आप पूरे विश्व के अंदर एक लिस्ट बनाएं, कौन कौन से ऐसे देश हैं जो इमिग्रेंट्स हैं उनको अपने देश में आने देते हैं, धर्म और जाति के आधार पर निर्णय नहीं लेते बल्कि उनकी योग्यता के आधार पर लेते हैं और इसीलिए वो विकास करते हैं। और जो भी देश धर्म के राजनीति में फंसे या धर्म को बहुत ज्यादा घोला, वो देश सारे बर्बाद हो गए, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो कोई भी देश। अब लेकिन देखिए, मोदी जी आए तो थे कि हम हिंदुओं के रक्षक हैं और हिंदुओं की सारी, लेकिन हिंदुओं को चाहिए क्या था? हिंदुओं को चाहिए था कि समाज के अंदर, देश के अंदर विकास हो, उनके बच्चों को नौकरियां मिलें, उनका जीवन स्तर इंप्रूव हो और एक कंपैरिजन हो सके कि कांग्रेस के शासन में, 50 साल के शासन में जो उनका जीवन का स्तर था वो 11 साल में इंप्रूव हुआ कि डिटोरिएट हुआ। क्योंकि जो यूफोरिया क्रिएट किया था, एक ऐसा शुरू किया था कि मुसलमानों की वजह से सब कुछ हो रहा है और हिंदुओं को फायदा होगा जब मैं शासन में आ जाऊंगा, तो शुरू में तो लोग मुगालती में रहे और फिर चुनाव आयोग का तो अपना सहयोग था ही, वो इलेक्शन लगातार 3 जीतते रहे। अब आप ये देखिए कि जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, उन्होंने, जो मैंने कहा कि वो बड़े निष्पक्ष नेता हैं, उन्होंने निष्पक्ष, इसलिए मैं कह रहा हूं, उन्होंने देश की बर्बादी और देश की जनता की बर्बादी में कभी हिंदू मुसलमान का भेद नहीं किया। बल्कि आप अगर अपने नजदीक देखें, और मैंने इस चीज को, एक फिनोमेना को ऑब्जर्व किया है, इसीलिए मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं। अभी तक मैं केवल ऑब्जर्व कर रहा था, स्टडी कर रहा था, और जब मुझे निष्कर्ष मिला, मैंने ये देखा अर्बन क्लैप में, अर्बन कंपनी में मैंने जितने भी ऑर्डर्स दिए हैं, मैंने अपने घर में टर्माइट ट्रीटमेंट कराया है, मैंने वुडवर्क कराया है, मैंने अपने बाथरूम की सफाई कराई है, हमने अपने घर की सफाई कराई है, हमने पीवीसी पैनल्स लगवाए, जितने भी काम किए हैं, मैंने देखा जितने भी लड़के काम करने आए हैं वो सारे के सारे मुसलमान। जबकि ये काम कौन से थे? लकड़ी का काम किसको करना चाहिए था? विश्वकर्मा को करना चाहिए था। पर अगर पुरानी रीतियों के हिसाब से देखें, जो उनका पुश्तैनी काम था, नहीं होना चाहिए, ये जातियों के आधार पर ये सब नहीं होना चाहिए, सबको सब, लेकिन कई कुशलता है, उनकी निपुणता है, क्योंकि घर में उन्होंने बचपन से देखा है, तो बढ़ई जो है वो बढ़ई सीखता है, अपने बाप को करते हुए देखता है, सीख जाता है। किसान जो है वो किसानी करते हुए सीख जाता है। हम लोग किसानी में जाएंगे तो शायद हम लोग नहीं सफल होंगे, क्योंकि हमने किसानी हमारे परिवेश में नहीं। बल्कि एक मजाक की बात मैं आपको बता ही दूं, एक लड़का अपना एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में एमटेक करके आया और वो अपने पिता को देख रहा था कि पिता जो है वो
खुदाई कर रहा था और कुछ कटाई छटाई कर रहा था। उसने कहा कि पापा ये क्या कर रहे हो तुम, अगर ऐसा करोगे तो इससे अमरूद अच्छे नहीं निकलेंगे। तो पिता ने कहा कि बेटा ऐसा है, तुमने एमटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो कर लिया है, लेकिन ये अमरूद का पेड़ ही नहीं है, ये तो आम का पेड़ है। इसका मतलब ये है कि जो पुराने लोग हैं, जब उनको पुश्तैनी रूप से उसको देखते हैं, जैसे आप वैश्य समाज को लोग को देखिए या पटेल समाज के लोगों को देखिए, व्यापार उनके खून में है। दे नो एज टू हाउ टू, बिकॉज दे गेट दैट एनवायरमेंट इन होम। अच्छा, ये जो फिनोमेना मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जो पिछले 11 साल में नुकसान वास्तविकता में हुआ, और आप अपने घर में झांक के देखिएगा, आप अपनी स्थिति को देखिएगा, क्योंकि हिंदुओं को तो ये मैसेज दे दिया गया कि तुम हिंदू बनो, गर्व करो कि तुम हिंदू हो। अच्छा, वो गर्व करने लगा। अच्छा, ओबीसी और दलित को भी बड़ा आनंद आया कि सवर्णों के साथ बैठ के हो रहा है, ये मीटिंग हो रही है, कहीं कोई परेशानी नहीं हो रही, लेकिन उसकी घर की आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई। इसलिए क्योंकि जो उसका पुश्तैनी काम था, जिसमें उसकी दक्षता थी, वो काम करना उसने छोड़ दिया, क्योंकि उसने अपने स्तर को उठा लिया। और मुसलमानों ने जो किया, उन्होंने कहा भाई देखो, अब सर्वाइवल का एक तरीका है, दम साध के केवल अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करो। अब मान लीजिए, जैसे मजाक में कहा जाता है, लोग कहते हैं पंचर बनाने वाले लोग हैं। अब भाई देखिए, आपकी कार है, स्कूटर है, पंचर होगा तो ठीक तो कराना पड़ेगा। अच्छा, खुद तो आप ठीक कर नहीं सकते, पंचर बना नहीं सकते, आपके पास औजार नहीं होते, किसी ना किसी दुकान के पास आपको जाना पड़ेगा। अच्छा, उस दुकान में 80% वही मुसलमान लोग हैं, तो मानी बात है, वो 10 रुपए में करवाएगा तो आपको कराना पड़ेगा, 100 रुपए में करेगा तो आपको कराना पड़ेगा, तो वो तो अपना 1000 1500 रुपए रोज कमा लेगा। लेकिन क्योंकि आपने एक सुपीरियरिटी का एक कॉम्प्लेक्स हिंदुओं के अंदर कर दिया, तो कहता है नहीं, ये छोटा काम हम नहीं करेंगे, हम सब्जी फल नहीं बेचेंगे, हम ये अर्बन क्लब में जाके लोगों के बाथरूम साफ नहीं करेंगे, हम पंचर नहीं बनाएंगे। अच्छा, उसकी वजह से उनकी आर्थिक संपन्नता में तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा तो मैं, बल्कि एक बड़े अपने प्रबुद्ध लेखक जो दलित समाज से आते हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि देखिए, पिछले 11 साल के अंदर में इन्होंने मुसलमानों को दबाव में तो रखा, लेकिन जो असली नुकसान हुआ है वो ओबीसी और दलित समाज का हुआ है, क्योंकि आर्थिक स्थिति उनकी खराब होती चली गई। तो मोदी जी ने इसमें कोई भेदभाव नहीं किया। नारा तो उन्होंने दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन सही मायने में अगर आप उसको एनालाइज करेंगे तो सबका साथ, सबके साथ, सबका विनाश और सबका सत्यानाश, ये हुआ है आर्थिक स्थिति के मामले में। अब आप देखिए, पहले क्या होता था, अमेरिका भी हमें इज्जत से दिखता था, रूस भी देखता था, चीन भी सहमा रहता था कि इनके अमेरिका और रूस से अच्छे संबंध हैं, रूस से उसके संबंध है, लेकिन रूस की वजह से वो हमसे छेड़खानी नहीं करता था। आज के तारीख में चारों तरफ से आपस में समझौते हो रहे हैं, सऊदी का और पाकिस्तान का समझौता हो रहा है, बल्कि ये स्थिति बन रही है, और हो सकता है मैं आपको कुछ दिनों में सुनने को मिल जाए कि एक नेटो टाइप का एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाए, जैसे ओआईसी है, जिसमें मुस्लिम कंट्रीज हैं, जिसमें कभी भी पाकिस्तान को तवज्जो नहीं मिली और भारत को ज्यादा तवज्जो मिलती थी। वो नेटो टाइप का एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बन जाए और पाकिस्तान उसका हेड हो जाए, जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध समझौता हुआ है। चीन भी उसके साथ है, अमेरिका भी उसको पद भी दे रहा है, लोन भी दिलवा रहा है, रूस ने भी जो कभी उसे आयुध की आपूर्ति नहीं की थी, उसने करनी शुरू कर दी है। और हमारे देश पे वास्तविकता में जिस देश ने कभी हमको इग्नोर नहीं किया, वो हम पे वीजा की फीस भी 88 लाख रुपए साल लगा रहा है। इसका मतलब जो व्यक्ति यहां से जाएगा वो जाता क्यों है? पैसा कमाने के लिए जाता है भारतीय। पर हमारे घर देश में 50-60 हजार रुपए मिलेंगे, वहां उसको $5,000 मिलते हैं, $4,000 खर्च करता है, $1,000 बचाता है, अपने माता पिता के पास भेज देता है। तो इससे रिपेट्रिएशन जो होता है विदेश में रहने वाले लोग, और ये बहुत बड़ा अमाउंट है जो विदेश में रहने वाले भारत में अपने माता पिता को भेजते हैं, अपने देश को भेजते हैं, ये बिलियन ऑफ डॉलर्स है। ये भी पैसा आना बंद हो जाएगा, क्योंकि जो उसकी बचत होती थी, जो देश में वापस भेजता था, वो भी अब नहीं भेज पाएगा, आर्थिक स्थिति खराब होगी। उसने टैरिफ सबसे ज्यादा हम पे लगाया है। अभी कॉटन पे हम लोगों ने इंपोर्ट ड्यूटी खत्म करी है, अब थोड़े दिनों में आप सुनिएगा मक्का पे खत्म कर दी है, फिर थोड़े दिन बाद सुनेगा कि ट्रेड डील हो गई है, उसमें और हमारे किसान बर्बाद हो जाएंगे। माने मोदी जी ने वास्तविकता में अगर विश्लेषण करें, कोई पक्षपात नहीं किया है, विदेश नीति को भी एक ही प्रकार से तबाह किया है। देश की अंदरूनी स्थिति में भी जितना ज्यादा मुसलमानों को नुकसान नहीं हुआ है, उससे ज्यादा हिंदुओं का नुकसान हुआ है। लेकिन मेरा
अपने देशवासियों से ये अपील है, कृपा करके ये जो व्हाट्सएप होता है और गोदी मीडिया जो आपको प्रभावित करने का, झूठी खबरें ये बताने का प्रयास करता है कि वीजा फीस बढ़ने से भारतीयों को क्या फायदा होगा और पलायन नहीं होगा, ये सब चीजें करने से पहले कृपा करके विश्लेषण करें और ये समझें और अपनी घर की स्थिति को देखें कि आपके घर में जो बच्चा है जिसने इंजीनियरिंग कर लिया है, एमबीए कर लिया है, जिसने एमए कर लिया है, एमए एंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं, असली वाला एमए कर लिया है, बीए कर लिया है, बीएससी कर लिया है, एमएससी कर लिया है, पीएचडी कर लिया है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है और ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन एंड कास्ट हो रहा है, सब बर्बाद हो रहे हैं, किसी को कोई स्थिति नहीं हो रही, ना पंजाब को मदद मिल रही है, ना उत्तराखंड को मिल रही है, ना हिमाचल प्रदेश को मिल रही है, ना वायनाड को मिल रही है, कहीं कोई विकास नहीं हो रहा, केवल सड़कें बनाने के अलावा और उसमें भी घूसखोरी करने के बजाय अलावा और पेट्रोल में एथेनॉल मिला के ये सब करने के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। विश्लेषण करते रहिए, लेकिन सबका साथ, सबके साथ, एक साथ विनाश, यही मेरे ख्याल से हुआ है। उसमें मोदी जी ने किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, ऐसा मुझे लगता है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।